Hello everyone, hope you all are doing good. So now I am here with a quick revision of the book that is Process of Education. तो देखिए प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में एज यू ऑल नो कि हमारे पास 4 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, 3 एंड 4 और उसमें से ही हमें देखिए 14 मार्क्स के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने हैं और उसी में से हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मैंने यूनिट 2 ही ली है ताकि आप सभी जो एजुकेशन फिलोसोफर्स थे उनके बारे में प्रिपेयर कर सको. इससे आपकी यूनिट 2 पूरी कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है जी. इसमें से 6 आपके पास हैं. ठीक है, क्रिटिकल थिंकर्स 6 हैं. तो उसमें से मैंने 5 को 14 मार्क्स में प्रिपेयर कर दिया है और जो एक रहता है उसको मैंने 2 मार्क्स में आपको प्रिपेयर करवा दिया है. ठीक है जी, ताकि आपके पास ऑप्शन रहे हमेशा. सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक रिविजन. आप फटाफट से पढ़ेंगे और अगर इसको पूरा ब्रीफ में आपने पढ़ना है तो आपको पता ही है कि मैं वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ ये सारी. सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 2. सबसे पहले जॉन ड्यूई के बारे में बात करेंगे. जॉन ड्यूई ने किस चीज़ के बारे में बात की थी? उन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बात की थी. उन्होंने बोला था कि जो बच्चा है उसको सेंटर में रखना, उसकी क्या है इंटरेस्ट देखनी है, उसकी स्किल्स देखनी है, उसको ध्यान रखते हुए पढ़ाई करवानी है उसको. ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की थी. दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग एंड हैंड्स ऑन लर्निंग. बच्चा जब खुद करके सीखेगा मतलब तो ज़्यादा बेटर सीखेगा. ठीक है, और उनके 4 एम्स थे एजुकेशन के. सेल्फ एफिशिएंसी, उन्होंने बोला एजुकेशन इज़ लाइफ, एजुकेशन इज़ एक्सपेरिमेंट एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस शुड बी देयर. देन करिकुलम, जॉन ड्यूई के अकॉर्डिंग क्या था कि करिकुलम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए. चाइल्ड सेंटर तो वो था ही, प्लस मैथ्स होनी चाहिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटी, रिलीजियस एजुकेशन, योगा. ठीक है, उनके मेथड्स क्या थे टीचिंग के, कि टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए थ्रू प्रोजेक्ट मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, हैंड्स ऑन लर्निंग एंड ग्रुप वर्क के साथ. और टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर का क्या रोल है इसमें? गाइड, फैसिलिटेटर, मोटिवेटर, डायरेक्टर, इंटरेस्ट ऑफ अ चाइल्ड, कि बच्चे का इंटरेस्ट को ध्यान में रखे ऐसा टीचर होना चाहिए. डिसिप्लिन, उन्होंने क्या बोला कि डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए कि जो इंसान है, एक पर्सन है, एक बच्चा है, वो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए. और सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ योगा से ही आ सकता है, एज वेल एज सोशल डिसिप्लिन भी होना चाहिए. ठीक है जी, तो ये हमने पढ़ा जॉन ड्यूई के बारे में. उसके बाद आते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में. तो वो क्या थे, तमिलनाडु के रहने वाले थे. वो टीचर ऑफ टीचर्स थे. ठीक है, टीचर्स के भी टीचर थे, गुरु थे. टीचर्स डे मनाया जाता है इनके बर्थडे वाले दिन, दैट इज़ 5 सितंबर. करिकुलम में उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया, ये देखिए, ये जो सब पॉइंट्स होते हैं ना, ये तो सबके सेम ही चलेंगे. इनको दिमाग में रख लो, आपको आंसर्स एज इट इज़ याद होंगे कि किसने क्या दिया था. देन करिकुलम क्या होना चाहिए? योगा, एक्टिविटी, मैथ्स, आर्ट, साइंस, ज्योग्राफी, मॉरल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़, ये सब दी थी राधाकृष्णन ने. और उसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग, उनके डिस्कशन मेथड से, और सेल्फ नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वुमेन एजुकेशन की बात की थी इन्होंने. और रोल क्या था टीचर का कि टीचर वेल ट्रेंड और वेल डिसिप्लिन्ड होना चाहिए. डिसिप्लिन, इन्होंने बोला सेल्फ डिसिप्लिन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये सिर्फ योगा से ही आ सकता है. और एम क्या थे इनके एजुकेशन के, ताकि हम एजुकेशन को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें ताकि सोसाइटी में चेंज आ सके, कल्चर में और इकोनॉमिक चेंजेस आ सके. और उन्होंने एडमिशन के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया था कि एडमिशन सिर्फ उनकी होगी जो एलिजिबल होंगे. और मदर टंग की बात की थी कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो क्या होनी चाहिए, मदर टंग में होनी चाहिए. जो टीचर लेक्चर दे रहा है वो भी क्या है, मदर टंग में दिया जाना चाहिए. मॉरल इंस्ट्रक्शंस की उन्होंने बात की है, मॉरल वैल्यूज़ सिखाने की बात की है. और एग्ज़ाम्स के बारे में कहा है उन्होंने कि साल में क्या है 1 या 2 बार एग्ज़ाम्स नहीं लेने चाहिए. इससे बेटर है कि टीचर खुद उनको डेली इवेल्युएट करता रहे. ठीक है जी. तो फिर आते हैं स्वामी विवेकानंद जी की तरफ. तो वो बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं जो स्वामी विवेकानंद है. उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्ता भी है और उनकी एम्स ऑफ एजुकेशन बहुत सिंपल सी है, दैट इज़ ऑल राउंड डेवलपमेंट. वुमेन एजुकेशन की बात की है इन्होंने, मदर टंग में सारे डिलीवर करने को लेक्चर्स बोला है. सेल्फ एजुकेशन की बात की है कि बच्चा मिस्टेक से ही सीखेगा. एजुकेशन फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, की जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी को उनको भी एजुकेट करना चाहिए. एजुकेशन ऑफ मासेस की हर एक को एजुकेट करना है. और इनके अकॉर्डिंग जो रोल ऑफ अ टीचर क्या है कि एक टीचर क्या होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए. मतलब सब कुछ त्याग के सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ, मतलब लेक्चर्स की तरफ ध्यान दे, बस पूरी डेडिकेशन से पढ़ाए ऐसा. क्लियर बाय द हार्ट एंड माइंड होना चाहिए. ठीक है, और जो स्कूल है सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं है बल्कि उस पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करने वाली एक जगह है. मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसे होने चाहिए, सत्संग मेथड की बात की है उन्होंने, क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल
ख्यालों के थे, तो उन्होंने सत्संग की बात की है, डिस्कशन मैथड, इमिटेशन एंड ह्यूरिस्टिक मैथड। डिसिप्लिन तो सबका सेम चलेगा, सेल्फ डिसिप्लिन की बात की है, और वुमेन एजुकेशन की मदर टंग में सारे लेक्चर डिलीवर करने की बात की, और टेक्स्ट बुक्स भी क्या होनी चाहिए, मदर टंग में होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट थिंकर पे, जो है कृष्णमूर्ति जी। वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने राइट एजुकेशन की बात की थी कि जो एजुकेशन है वो राइट तरीके से दी जानी चाहिए, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, सभी को अच्छे से पढ़ाना चाहिए और सही तरीके की एजुकेशन देनी चाहिए जिसकी ज़रूरत है। एनी बेसंत उनकी गार्डियन थी, ठीक है। उन्होंने बात की थी इंडिविजुअलिज्म की, स्पिरिचुअलिटी की, ह्यूमैनिज्म की और यूनिवर्सलिज्म की, ठीक है। और उनके एम्स एजुकेशन के क्या थे कि राइट एजुकेशन देनी चाहिए, बच्चे में एबिलिटीज़ डेवलप करनी है एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की है, एंड इट शुड बी फ्री ऑफ बाइसनेस, ठीक है जी। और उन्होंने बोला कि परफेक्ट इन्वायरमेंट बच्चे को देना चाहिए और फियरफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए, और बच्चा सेल्फ रियलाइज करे, सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए। मैथड्स ऑफ टीचिंग चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, जैसे जॉन ड्यूई ने दिया था। डिसिप्लिन फियरलेस बनाना है उन बच्चों को, ठीक है जी। और टीचर का रोल क्या है, एज अ मोटिवेटर टू मेक द स्टूडेंट फ्री फ्रॉम फियर, ताकि वो डरे ना किसी भी चीज़ से। एज अ डायरेक्टर कि बच्चों को डायरेक्शन दे, हेल्पफुल होनी चाहिए, और वो टीचर उनको सिखाए हाउ टू थिंक एंड नॉट व्हाट टू थिंक। वो टीचर सिखाए कि आपको सोचना कैसे है, ऐसा नहीं कि सोचना क्या है, ठीक है। और करिकुलम इनके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, आर्ट ऑफ लिसनिंग, ह्यूमैनिटी, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की है। स्कूल क्या है, फ्री फ्रॉम बायसनेस, एज अ प्रमोटर, गुड इन्वायरमेंट होना चाहिए और रियलिस्टिक डेवलपमेंट में काम आना चाहिए जो स्कूल है। देन कम्स पोलो फ्रायर। जो पोलो फ्रायर थे वो देखिए ब्राज़ील में रहने वाले थे, और पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड पे उन्होंने बात की थी। ऑप्रेस्ड वही होते हैं ना कि मतलब जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और जिस वजह से वो सामने वाला इंसान क्या है उनको दबाने की कोशिश करता है कि तू तो कम पढ़ा लिखा है, इसको क्या पता लगता है, इसके क्या राइट्स है, इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसको क्या पता है, ठीक है। तो इसको क्या है साइड पे रख के मतलब इसको कुछ भी बोल दो ये समझ जाएगा। तो पोलो फ्रायर ने बोला कि क्यों ना सबको एजुकेट किया जाए, ठीक है। तो पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड उनकी मेन थी। तो उसके बाद एम्स ऑफ एजुकेशन की बात की गई है। तो उनके जो एम थे एजुकेशन थे वो थे ऑलराउंड डेवलपमेंट, लिबरेशन की बात की है कि सभी फ्री होने चाहिए, ब्रेक द कल्चर ऑफ साइलेंस कि जो साइलेंस रखी बैठे हैं, मौन रखी बैठे हैं, वो क्या करें, वो भी अपनी आवाज़ उठाएं, ठीक है, अपने राइट्स के लिए, और वे ऑफ थिंकिंग उनकी सही हो कि कैसे चीज़ों को सीखना है उनको पता लगे। और जो टीचर हैं वो कैसे होने चाहिए, मोटिवेटर, डायरेक्टर एंड खुद भी फियरलेस होने चाहिए। डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कांस्टेंट कम्युनिकेशंस होना चाहिए। और करिकुलम में आर्ट्स, मैथ, साइंस एंड ज्योग्राफी एंड ये सभी जैसे मैंने करवा दिए। तो इवन इलिच है जो वो मैं 2 मार्क्स में आपको प्रिपेयर करवा रही हूँ, ठीक है जी। इस यूनिट में 2 मार्क्स में आप इवन इलिच प्रिपेयर कर लेना। इवन इलिच जो थे ना उन्होंने डी स्कूलिंग सोसाइटी की बात की। उन्होंने बोला कि जो स्कूल्स हैं वो सिर्फ वही पढ़ाते हैं, रट्टा मरवाते रहते हैं, बट एक्चुअल में जो लाइफ है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो कभी नहीं करवाते। उनका कहना ये था, जिस वजह से उन्होंने डी स्कूलिंग सोसाइटी की बात की थी, दैट इज़ अवे फ्रॉम द प्रैक्टिकल लाइफ। ये जो स्कूल की लाइफ होती है ना वो अवे फ्रॉम प्रैक्टिकल लाइफ होती है। प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ नहीं होती, सिर्फ थ्योरी होती है जो बच्चे के दिमाग में डाली जाती हैं, और स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता है कि उस अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ता है। तो इस बात को लेकर इवन इलिच ने अपनी आवाज़ उठाई थी, ठीक है जी। अब आते हैं हम 3rd यूनिट पे। देखिए जी अभी 2nd यूनिट तो आपको कंप्लीट हो गई, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा है अभी, ठीक है, और आपका अच्छे से 2nd यूनिट प्रिपेयर हो गया है। अब आते हैं 3rd यूनिट पे। 3rd यूनिट में जो बी पार्ट है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो आप सबको पता है, डेमोक्रेसी क्या है, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस से आया है। डेमोस का मतलब पीपल एंड क्रेटोस का मतलब होता है रूल, दैट इज़ रूल ऑफ द पीपल, मतलब वो रूल जो पीपल ने बनाए हैं बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। मेन फीचर्स कौन से थे डेमोक्रेटिक एजुकेशन के, यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, कम्युनिटी एजुकेशन, डिसेंट्रलाइज एजुकेशन, लेजर एजुकेशन एंड ब्रॉड बेस्ड होनी चाहिए। फिर एक टॉपिक था सेकुलरिज्म। इन दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, या दोनों आ जाए तो वेरी अच्छी चीज़ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। सेकुलरिज्म दैट इज़ फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेकुलम, जिसका मतलब है प्रेजेंट जनरेशन, कि जो हर एक पर्सन है उसका राइट है कि कोई भी वो रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबके क्या है, सभी क्या है, लॉज के सामने इक्वल होते हैं सभी धर्म। 42nd अमेंडमेंट के अंडर इस चीज़ की बात की गई है।
एंड सेकुलरिस्टिक स्टेट किसको बोला जाता है कि जहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई स्टेट का रिलीजन ना हो प्रॉपर, फ्री टू प्रीच एनी रिलीजन एंड कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट या स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाए जहाँ पे। सेकुलरिज्म इनकरेज करता है मॉरल वैल्यूज़ को। सेकुलरिज्म क्यों चाहिए या सेकुलर एजुकेशन क्यों देनी चाहिए हमें, ताकि जो यूथ है आज का वो अच्छा सिटीज़न बने। प्रमोशन ऑफ लिबर्टी एंड फ्रिटर्निटी इक्वालिटी, स्ट्रेंथन हो सेकुलरिज्म, वैल्यूज़ इनकलकेट हो उनमें और कल्चरल डेवलपमेंट हो, ठीक है। और सेकुलरिज्म प्रमोट कैसे किया जा सकता है, स्पीकर्स को बुला के, हर एक रिलीजन के कैंप्स वगैरह करवा के, फेयर्स करवा के, यूथ फेस्टिवल करवा के और सेमिनार्स करवा के। बट कुछ रुकावटें आ जाती हैं इस चीज़ में। कौन कौन सी हिंड्रेंस होती है, हमारे कस्टम्स हो गए, ये एक रुकावट है। ट्रेडिशंस हो गए, कल्चर हो गए, हम कहते हैं ना ये हमारा ही धर्म है, हम दूसरे के मतलब नहीं मान सकते, हमारे तो ऐसे ही कल्चर चलता आ रहा है, तो वो सब चीज़ें एक रुकावट बन जाती, बैरियर बन जाती हैं। मल्टी रिलीजन एंड मल्टी कास्ट सिस्टम, नैरो थिंकिंग लोगों की, एटीट्यूड ऑफ टीचर्स एंड पॉलिटिकल टूल, ठीक है, ये सेकुलरिज्म में आते हैं, ये सारे हिंड्रेंस हैं। आई होप ये डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म भी आपके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। अब ये जो ए पार्ट है, देखिए जी दो पार्ट होते हैं ना, एक ए पार्ट और एक बी पार्ट, दोनों में से दो ही क्वेश्चन आते हैं और आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ऊपर वाले में से या तो डेमोक्रेसी आएगा या सेकुलरिज्म, दोनों में से एक आएगा, बट आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और ये वाले जो है ना रिलेशनशिप्स, वैसे तो मैं आपको 2 मार्क्स में प्रिपेयर करवा रही हूँ, बीच में 14 में भी प्रिपेयर करवा दूंगी जो इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे, ठीक है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ये चीज़ें आप 2 मार्क्स में करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दूसरे में मटेरियल बहुत ज़्यादा है सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी में, ठीक है जी, एज़ कम्पेयर टू दिस वन। वैसे तो आईसीटी में भी बहुत है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक। तो स्टार्ट करते हैं। आईसीटी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या रिलेशन है। आईसीटी क्या होती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, रेडियो, टीवी, ये सब टेक्नोलॉजी है। एंड लर्निंग क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, डायनेमिक है, वॉर्म टू टॉम है, ठीक है। हमारे जन्म से ही हमारे मरने तक, हमारी डेथ तक क्या है, लर्निंग चलती रहती है, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ये कॉन्टिन्यूटिव प्रोसेस है और ये पर्पसिव है, किसी पर्पस से हम सीखते हैं। नीड ऑफ आईसीटी, आईसीटी की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि आजकल ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। कोविड-19 में आपने देखा होगा टीचिंग मैथड्स न्यू आ रहे हैं, बच्चे की ग्रोथ के लिए, रिटेंशन के लिए, ताकि ज़्यादा देर उनके दिमाग में वो चीज़ रहे, इंजॉयबल होती है ये चीज़ें, और हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए, ठीक है जी। उसके बाद डीमेरिट्स, इसके नुकसान क्या है कि साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, लॉस ऑफ जॉब्स, मनी, सोशलाइजेशन प्रॉब्लम, मिसगाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड मिसयूज़। अगर डिटेल में पढ़ना है तो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं एमएड ऑल ईयर के सारे नोट्स में, ठीक है। नाउ कम चाइल्ड और इन्वायरमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए इन्वायरमेंट है जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अच्छा इन्वायरमेंट होगा आपको बेटर डेवलपमेंट मिलेगी। सबसे पहले इन्वायरमेंट जो बच्चे को मिलता है वो उसका होम होता है। प्रॉपर इन्वायरमेंट, ठीक है, स्कूल्स में भी देना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर वेंटिलेशन, ये होता है अच्छा इन्वायरमेंट की बात। एंड कम्युनिटी इन्वायरमेंट, ठीक है, जो कम्युनिटी होती है ये चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं। आपका होम इन्वायरमेंट कैसा, ये भी आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट करता है। आपकी स्कूल इन्वायरमेंट कैसी है, आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, आपका फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, ये सब चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट करती ही करती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल प्रैक्टिसेस एंड लाइफ आउटसाइड स्कूल, ठीक है, कि जो आप स्कूल में सीखते हो और बाहर सीखते हो उस दोनों में क्या रिलेशन है। तो देखिए जब आप स्कूल में सीखते हो वो चीज़ें बहुत इंजॉयबल और फन होती हैं, नेचुरल लर्निंग होती है, एक तरह से बहुत सारे वैरायटी ऑफ वेज यूज़ करके आपको पढ़ाया जाता है। लर्निंग इज़ लिंक टू द स्टूडेंट्स लाइफ, ठीक है। और जो स्कूल है एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी बच्चे की अफेक्टिव और कोग्निटिव डेवलपमेंट में। जो होम है उसकी भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी फिजिकल, सोशल और मेंटल डेवलपमेंट में, ठीक है। जो स्कूल्स होते हैं वो पॉजिटिव क्या है, हम पॉजिटिवली न्यू चीज़ें सीखते हैं, पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट एटीट्यूड बनता है, रिलेशंस होते हैं अच्छे टीचर स्टूडेंट में, और स्टूडेंट रिलेशन भी अच्छे बनते हैं अगर हम इनसाइड स्कूल सीखते हैं। और आउट ऑफ स्कूल अगर हम कोई चीज़ को सीखते हैं तो उससे क्या होगा, न्यू टैलेंट डेवलप होगा, बच्चे का इंटरेस्ट आएगा एजुकेशन में, फ़न और इन्जॉयमेंट, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि वो दूसरे लोगों के साथ भी काम कर सके, बातचीत कर सके, सोशलाइजेशन कर सके। नाउ कम्स रिलेटिंग ऑफ द नॉलेज विद द रियल लाइफ एक्सपीरियंस, कि जो आपको नॉलेज है वो आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ ज्वाइन कर रहे हो, तो
उसका क्या रिलेशनशिप है दोनों का। पहले तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपको कोर्स मटेरियल की, आपको नॉलेज है, ठीक है, आपकी स्किल इंटरेस्ट्स आपके डेवलप हो चुके हैं, वैल्यूज़ डेवलप हो चुकी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको जब आप रियल लाइफ में उस चीज़ को करोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आपको न्यू नॉलेज मिलेगी, कहीं ना कहीं वहाँ से भी सीखोगे आप। लर्न दैट देयर आर मल्टीपल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, आप ये चीज़ सीखोगे कि एक प्रॉब्लम को लेके बहुत सारे सोल्यूशन है अगर आप उस चीज़ को रियल लाइफ में देखोगे। नॉलेज इज़ इंफॉर्मेशन एंड द स्किल एक्वायर्ड थ्रू द एक्सपीरियंस। नॉलेज बहुत तरह की होती है, एक्सपीरियंशियल नॉलेज हो गई, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज हो गई, लॉजिकल हो गई, रिवील्ड हो गई, ट्रेडिशनल फॉर्म्स भी होते थे नॉलेज के, मेडिकल नॉलेज है जैसे मुझे टीचिंग की नॉलेज है, आर्टिस्टिक नॉलेज है, एग्रीकल्चर नॉलेज है, और मॉडर्न फॉर्म्स कौन सी आई, पोस्टीरियर एंड प्रियोरी नॉलेज। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, पोस्टीरियर जो बाद में आपको नॉलेज मिलती है और प्रियोरी जो ऑलरेडी आपने एक्सपीरियंस कर चुके हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट, नॉलेज एंड प्रैक्टिस में क्या रिलेशनशिप है। तो KAP नॉलेज एंड प्रैक्टिस थ्योरी है ना, जो डिवाइड करती है प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को 3 स्टेप्स में। एक्वायर करना है नॉलेज को, जनरेट करना है उस बिलीफ को, और फिर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। प्रैक्टिस है जो पॉजिटिवली रिलेटेड किसके होती है, नॉलेज की होती है। नाउ कम्स कंटेंट एंड पैडागोजी, कि आप कंटेंट तो पढ़ते हो बट अगर आप पैडागोजी पढ़ते हो तो आपको क्या बेनिफिट है, दोनों में क्या रिलेशन है। तो देखिए जो कंटेंट नॉलेज है वो तो हम पढ़ते हैं व्हाट, कि ये क्या चीज़ है, बट जब पैडागोजी पढ़ लेते हैं ना तो हम ये चीज़ बता सकते हैं कि हाउ स्टूडेंट्स विल लर्न, कि कैसे सीखेंगे। कंटेंट तो हमें सिर्फ ये बताता है व्हाट टू लर्न, पैडागोजी हमें सिखाती है हाउ टू लर्न, ठीक है जी। कंटेंट पैडागोजी सिग्निफाइज द नॉलेज। पैडागोजी एक तरह से क्या है, एक व्हीकल है जो डेवलप करता है हमारी स्किल्स को, सो दैट स्टूडेंट्स यूज़ एज अ शोकेस मास्टरी। और दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो टीचर्स हैं वो एजुकेशनल थ्योरीज को अप्लाई करती हैं, मैथड्स यूज़ करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस और टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि अपने सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सके, ठीक है जी। तो आज इसी के साथ, इस वीडियो के साथ ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको कल मिल जाएगा। तब तक आप ये 2 यूनिट्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ नहीं मिल रहा है, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से सारा मटीरियल, कुछ भी कोई भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ है, आपको कुछ और जो भी है प्रॉब्लम, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।